नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार भाई साहब। आनंद भाई साहब, स्वागत है आपका। आपसे दलाई लामा साहब की अभी 90 मतलब 90th बर्थडे मनाई गई और उससे बहुत से प्रश्न उठ गए हैं, जो मेरे हिसाब से तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों तरह से, भारत ऐसे देश की तरफ से, भारत मानवाधिकार की तरफ से, किसी देश की स्वतंत्रता की तरफ से। मैं सबसे पहली बात ये पूछ लूं कि इस समय दलाई लामा साहब ने जो अपना 2011 में अनाउंस किया था कि भाई हम पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ रहे हैं और उनकी सरकार को दे रहे हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जो नेक्स्ट दलाई लामा 15वें होंगे उसको उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 15 दलाई लामा आएंगे, वो उस जगह आएंगे जहां चीन का मतलब चीन की धरती पे नहीं रहेंगे, चीन ऑक्युपाइड में नहीं रहेंगे। तो अब एक बड़ा इसको लेके मैं विवाद नहीं बोलूंगा, इसको लेके तिब्बत के लोगों से मेरी जिनसे बात हुई उनमें बहुत आशा हुई है और उनमें एक नया उत्साह आया है कि भाई नहीं ठीक है। अब हमारी जो जो उन लोगों में असमंजस था कि इस 14वें दलाई लामा साहब के बाद ये इस मूवमेंट का क्या होगा, हमारी आज़ादी का क्या होगा, उनको लगता है कि नई ऊर्जा मिली। मैं पहली बात, एक तो 90 साल हो गए और इन्होंने जो ये अब स्टैंड ले लिया है कि 15वें दलाई लामा आएंगे और उसको इनका जो प्रोटोकॉल है, जो भी एक वो है, वो उसको ढूंढेगा। मैं उस पर, और साथ में एक प्रश्न और है, नए दलाई लामा और पुराने दलाई लामा के बीच में करीब 15, 16, 20 वर्ष का अंतर होता है, क्योंकि जब पुराने दलाई लामा का देह त्याग देते हैं उसके बाद ढूंढा जाता है, फिर उनको एक उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको पढ़ाया लिखा और फिर वो आते हैं। तो दोनों प्रश्नों का ये तिब्बत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये जो 15-20 साल रहेंगे, जब भी ये दलाई लामा साहब ये चिरायु हो, लेकिन कभी तो जाएंगे ही उसके बाद। मैं दोनों चीजों पे आपसे भैया, पहला प्रश्न। दलाई लामा जी ने अभी अपने 90 वर्षगांठ पर दुनिया को एक असमंजस से बाहर निकालने का काम किया है, और वो असमंजस उनके ही बयानों से पहले पैदा हुआ था कि क्या दलाई लामा की परंपरा आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, उनका अगर पुनर्जन्म होगा तो कहाँ होगा, वो स्त्री होंगे या पुरुष होंगे। और फिर अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि वो खुद 113 साल की आयु देख रहे हैं अपनी, लेकिन अभी से लेकर के अगले 23 बरस के लिए उन्होंने एक स्पष्टता कर दी है कि ये दलाई लामा की परंपरा बनी रहेगी। तिब्बत की अस्मिता का जो आधार तत्व है दलाई लामा की संस्था, उसका नवजीवन होगा, और तिब्बत का अगर नवजीवन होगा तो इसका मतलब तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई भी चलती रहेगी। पिछले 25 साल से एक समस्या ये थी जिसका कि तिब्बती लोगों को सामना करना पड़ेगा कि दलाई लामा और पंचन लामा दो संस्थाएं होती थी। तो दलाई लामा और पंचन लामा ये उम्र में फर्क भी रहता था, और जब एक नहीं रहते थे दूसरी व्यवस्था को संभालने का काम करते थे। लेकिन जो पंचन लामा का निधन हुआ आज से 2 दशक पहले, तो जिस बच्चे को पंचन लामा के रूप में, अवतार के रूप में माना गया, उसको, उसके पिता माता को और उसके खोजने वाले लामा लोगों को चीनियों ने गिरफ्तार किया, और आज तक पता नहीं कि वो जीवित हैं कि नहीं। उन्होंने दूसरी तरफ एक और बच्चे को पंचन लामा के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया। उससे पंचन लामा और दलाई लामा का जो एक परस्पर निर्भर व्यवस्था थी वो अवरुद्ध हो गई थी, और इसे चीन तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप करने में सफल हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने भी दलाई लामा के वक्तव्य के समर्थन में ये स्पष्ट किया है कि जो तिब्बती समाज की परंपरा रही है उसके हिसाब से ही भारत उसको स्वीकृति देगा, उसको मान्यता देगा, उसका सम्मान करेगा। इस मायने में भारत की सरकार की हिम्मत का भी सम्मान करना चाहिए कि पिछले 2003 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, चीन के दौरे पर थे, और उन्होंने तिब्बत को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया था, और उसके बदले में चीन ने सिक्किम का भारत में विलय स्वीकार किया था। तब से आज तक भारत तिब्बत के सवाल पर मौन है और चीनियों के इशारे पर चल रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने सर्कुलर भी जारी किया था कि तिब्बत का कोई भी औपचारिक कार्यक्रम दिल्ली में नहीं होगा, और जहां भी होगा उसमें भारत सरकार का कोई अधिकारी या भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं जाएगा। लेकिन अब इस 6 जुलाई को न सिर्फ भारत सरकार ने दलाई लामा को उनके वर्षगांठ पर बधाई दी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने,
बल्कि अपने एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री श्री किरण रिजिजू को अपने प्रतिनिधि तौर पर भेजा। तो ये सब एक नई शुरुआत है आनंद जी, और आपने इसमें चर्चा आयोजित करके बहुत अच्छा काम किया। मैं भाई साहब एक चीज जरा और समझना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज को जरा, इस गुत्थी को सुलझा लें। मुझे अजीब सा लगा, प्रधानमंत्री जी दौरे पे थे और उन्होंने विदेश से दलाई लामा साहब को उनकी वर्षगांठ पे मुबारकबाद दी, उनको चिरायु होने की ईश्वर से प्रार्थना की। लेकिन इस पे दूसरे दिन ही सारे अखबारों में छपा, चीन की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आया। उन्होंने अपने ये दर्ज कराई कि आपने उनको बर्थडे विश कैसे किया, और उन्होंने बहुत कठोर आपत्ति जताई। ये एक तरफ तो इस पे मैं आपका उनका उत्तर चाहूंगा। दूसरा, एक व्यक्ति ने लेकिन बहुत हिम्मत का काम किया पहले भी, वो मैं उनको पेमा खांडू जो दलाई लामा साहब से मिल के वापस आ रहे थे, तो जब दिल्ली में उनको, हाँ, जब पत्रकारों ने घेरा तो पत्रकारों ने उनसे बताना शुरू किया कि अरुणाचल की सीमा दिल्ली, उनका नहीं, पहले एक तो अपने फैक्ट्स ठीक करिए, अरुणाचल की सीमा चीन से नहीं तिब्बत से मिलती है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड। और उन्होंने कहा कि ये आप लोग इस गलतफहमी को हटाइए, अरुणाचल की सीमा 3 देशों से मिलती है, एक तरफ भूटान, एक तरफ तिब्बत और एक तरफ म्यांमार। और उन्होंने फिर कहा कि भारत की सीमा तो केवल तिब्बत से मिलती है, भारत की सीमा किसी राज्य की भी चीन से नहीं मिलती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। और फिर उन्होंने दूसरा एक जो अपनी आशंका जताई कि जो ब्रह्मपुत्रा में सौंगपोंग जो उनकी, जो वहां पे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा जो उनकी है, उस पे चीन जो एक बड़ा बांध बना रहा है विश्व का सबसे बड़ा, उस पे उनकी बहुत आशंका और चिंता है। उन्होंने कहा कि चीन ने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी साइन नहीं की है, चीन कैसे इसमें बिहेव करेगा ये सबको पता है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है, हमारे यहाँ जान माल की सुरक्षा हो सकती है अगर चीन अनियंत्रित वाटर और पानी छोड़ दे। मैं दोनों चीजों पे, चीन कैसे ये कह सकता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री को, कि आप उनको उन्होंने बर्थडे विश क्यों किया, नंबर 1। और पेमा खांडू ने जो कहा, पेमा खांडू पहले भी कहते रहे कि भाई वो बस्ती बना रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं, कुछ करिए। लेकिन इस समय शायद अरुणाचल के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने एक भारतीय होने का भी एक बड़ा फर्ज अदा किया है। प्रोफेसर आनंद, देखिए, भारत की सरकार जाने अनजाने अर्धसत्य की तरफ मुड़ गई थी। पेमा खांडू जी ने भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के नाते, जो देश को सच जानना चाहिए और जो देश के लोक हित में सही बात भी है, उसको याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कि भारत और चीन के बीच में पिछले 5000 साल में कोई भौगोलिक संपर्क नहीं था। चीन का तिब्बत के कब्जे के पहले भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने नहीं थी, इसलिए भारत और चीन के संबंधों में युद्ध का कोई इतिहास नहीं है। व्यापार का है, अध्यात्म का है, साहित्य का है, भाषा का है, लेकिन किसी भी तरह से सामरिक कोई टकराटों का इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन की सीमा मिलती ही नहीं। जहां भी भारत और हिमालय का भूगोल मिलता है वो तिब्बत से मिलता है, और तिब्बत ने भारत को अपना गुरु देश माना और गुरु के साथ द्रोह नहीं करना है। इसलिए भारत और तिब्बत का संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण और परस्पर विश्वास करता है। दूसरी बात यह है कि चीन की सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा बहुत उग्रवादी रही है, बहुत उसने मर्यादाओं का हनन किया है। इसीलिए चीन के जो 18 पड़ोसी देश हैं उसमें किसी के साथ उसका मैत्री संबंध नहीं है, और सिवाय वियतनाम के किसी ने चीन को उसका उत्तर भी नहीं दिया है। चीन हमेशा दूसरे देशों को सबक सिखाने की कोशिश करता है। बड़े भाई का दबंगई का एक अंदाज उसका है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने इसी तरह से जर्मनी की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को कहा था कि आप दलाई लामा के साथ संपर्क न करिए, उनको निमंत्रण न दीजिए, नहीं तो हम आपके व्यापार संबंधों को खत्म कर देंगे, आपका जो फाउंडेशन का दफ्तर चलता है बीजिंग उसको बंद कर देंगे। तो जर्मनी की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमें अपने अतिथियों के साथ कैसे संपर्क करना चाहिए, कैसे संवाद करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, ये हमारी अपनी परंपरा है, इसमें हमको चीन से पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। और आप हमारा दफ्तर बंद करना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन दलाई लामा का जर्मनी में स्वागत हुआ और उसे जर्मनी की और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों की इज्जत बढ़ी। आप तिब्बत के सवाल पर, दलाई लामा को शुभकामना देने के सवाल पर चीन के राजदूत को बुला के कह सकते हैं कि तुम अपने आपे से बाहर न जाओ, और ये काम श्री जयशंकर को करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री
अपने एक अतिथि को जो 60 बरस से भारत में शरणागत हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, इसमें क्या ऐतराज की बात है? आप कौन है ऐतराज करने वाले? तो दो देशों के बीच में या दो विभूतियों के बीच में अगर कोई संवाद होता है, उसकी निगरानी करने का हक, उसकी मॉनिटरिंग करने का हक चीन को किसने दे दिया? और ये बिल्कुल सही समय है जब चीन को अब लद्दाख में उन्होंने जो हमारे साथ किया, उसके बाद उनको पलट करके अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने बेपर्दा कर सकते हैं कि कैसे चीन किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करता, दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के बीच में संवाद में हस्तक्षेप करता है और भारत का एक बड़ा हिस्सा उसने कश्मीर में कब्जे में कर रखा है। जी जी भैया, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। गांधी की परंपरा शुरू हुई तो गांधी, भाई देश आजाद हुआ, गांधी ने बहुत इम्पैक्ट पूरी दुनिया में डाला। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपना देश आजाद किया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेतों के साथ जो अमेरिका में हो रहा था उनको उनका हक दिलाया। मैं शायद आपसे मैं उसी परंपरा में दलाई लामा को भी मानता हूं। दुनिया के शायद अब अकेले लीडर बचे हैं जो अहिंसा के रास्ते, प्रेम के रास्ते से अपना रास्ता चुन रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि एक दिन तिब्बत को उसका ड्यू मिलेगा। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तिब्बत का आ जा रहा है कि चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंटरनेशनल, उसमें अमेरिका भी अब थोड़ा थोड़ा तिब्बत के साथ खड़ा हुआ कभी कभी दिखाई देता है। तिब्बत के रोल की अब अहमियत जरा बता दीजिए इंटरनेशनल, उससे आप कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया है कि इस समय मार्टिन लूथर किंग के अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन और डॉक्टर नेल्सन मंडेला के रंगभेद विरोधी आंदोलन के बाद दुनिया में जिस आंदोलन ने सबसे ज्यादा अहिंसा के महत्व को अपने ध्यान में रखा है वो तिब्बत की मुक्ति साधना है। दलाई लामा जी ने 1959 से आज तक हमेशा तिब्बत की मुक्ति के लिए प्रयास किया, लेकिन कभी चीन के प्रति कोई नफरत, कोई आक्रोश, कोई हिंसा की बात नहीं की और ये बात दुनिया ने पसंद की है। इसीलिए चीन के मातहत दो समुदाय हैं, एक तो तिब्बती बौद्ध और दूसरे उगुर मुस्लिम। उगुर मुस्लिम हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, वहां मार्शल लॉ चल रहा है, 10 लाख लोग टेंट में रखे जाते हैं, एयरपोर्ट बंद है, सेना का कब्जा है। लेकिन उगुर के बारे में बाकी दुनिया तो छोड़ दिए, जो 51 इस्लामिक देश हैं उनमें भी कोई खास सहानुभूति नहीं है, क्योंकि हिंसा का सिद्धांत ही यही कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और चीन की हिंसा के मुकाबले में उगुर की हिंसा कहीं टिकती नहीं है। हालांकि जब गाजा पट्टी में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ इसी तरह कुछ आचरण किया, सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, लेकिन उससे ज्यादा विभत्स बर्बर आचरण चीन ने उगुर मुस्लिम के साथ कर रखा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जबकि दलाई लामा ने तिब्बत के सवाल को आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संसार में सबसे ज्यादा एक निर्मम और बर्बर उदाहरण के तौर पर पेश करने में सफलता पाई है। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में अब प्रथा बन गई है पिछले 2 दशकों से कि जो उनका नया राजनीतिक नेतृत्व होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो दलाई लामा को बुलाता है और उनका सम्मान करता है। पिछले दिनों बिल क्लिंटन ने किया, बुश ने किया, हमारे जो बराक ओबामा हुए उन्होंने किया, बाइडेन ने किया और अभी जो नए राष्ट्रपति हुए वो भी करेंगे। ऐसे यूरोपियन यूनियन में भी उनको बुलाया गया, उनको नागरिक सम्मान दिया गया। तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए बगैर वैर भाव और हिंसा का प्रचार किए हुए दलाई लामा आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न बना चुके हैं और इसमें गांधी को वो बराबर आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमने तो ये रास्ता गांधी से सीखा है। इस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने नई पीढ़ी को भी मध्यम मार्ग के लिए तैयार किया है। उनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण की दुनिया है, भौगोलिकरण की दुनिया है, इसमें कोई किसी से बहुत दूर जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, खासकर पड़ोसियों के साथ तो मिलकर रहना पड़ेगा। तो हम चीन की कुछ मामलों में सत्ता को स्वीकार भी करने को तैयार है, बशर्ते कि चीन हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण के बारे में हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह का एक उदार दृष्टिकोण उन्होंने विकसित किया, जो चीन के
प्रतिक्रिया में तो नहीं कुछ समझ में आता है, लेकिन तिब्बत के युवाओं की एक कतार है जो इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि हमको तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि स्वायत्तता जैसी कोई चीज दुनिया में कहीं है नहीं, टिकती नहीं है। और चीन ने भी आज से 7-8 साल पहले एक 8 राउंड बातचीत भी की थी तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ। बाकायदा 8 बरस तक बातचीत भी चली। तो दलाई लामा के इस गांधी मार्गी समाधान का दुनिया पर भी असर हो रहा है, चीन पर भी असर हो रहा है, और इसके लिए उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को भी तैयार किया है। दलाई लामा दुनिया में सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति हैं जो अपने को गांधी का अनुयायी कहते हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल एक दिन अहिंसा दिवस मनाता है 2 अक्टूबर को, और हर साल पिछले कई दशकों से विश्व के प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार व्यवस्था में भी हर साल 1 या 2 व्यक्ति या संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति की जो धारा है, युद्ध विरोधी जो धारा है, हिंसा विरोधी जो धारा है, वो प्रवाहित तो हो रही है अपने तरीके से। उसमें बहुतों का योगदान है, क्वेकर ईसाइयों का योगदान है, सूफी मुसलमानों का योगदान है, भारतीय समाज का योगदान है, बुद्ध का योगदान है, लेकिन इसका श्रेष्ठतम प्रवक्ता और प्रतीक दलाई लामा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं बस चलते चलते बहुत संक्षेप में, समाजवादी जो भारत के जो समाजवादी आंदोलन रहा, वो तिब्बत के प्रति बहुत ही उसके मन में उदारता थी, एक सम्मान था, एक प्रेम था। आप अभी भी वो सम्मान और वो प्रेम उसी तरह से जारी है, और तिब्बत को बहुत हिम्मत मिलती है, मतलब तिब्बत के दोस्तों को, कि जब समाजवादी उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस पे एक छोटी टिप्पणी कर दूंगा। नहीं, आपने ये बहुत सुंदर बात उठाई है। मैं आजकल भारत तिब्बत मैत्री संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसके पहले मैं कई वर्ष तक महामंत्री था। जब श्री रवि राय, पूर्व सभापति लोकसभा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठतम समाजवादी नेता, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। देखिए, 1949 में जब दुनिया सो रही थी, तब समाजवादियों के प्रखर नायक राम मनोहर लोहिया ने इंग्लैंड लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिब्बत पर चीन के प्रयासों को शिशु हत्या, बेबी मर्डर कहा था। 1959 में जब दलाई लामा भारत आए, तो पहले समाजवादी समाज की तरफ से देश ने प्रतिक्रिया प्रकट की। राम मनोहर लोहिया ने तो हिमालय बचाओ आंदोलन ही शुरू किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने अफ्रो एशियन सम्मेलन कलकत्ता और दिल्ली में आयोजित किया, और ये 2 नायक, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, बाद की पीढ़ी के समाजवादियों के लिए मधुलिमय, किशन पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, रवि राय, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव और अभी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, आपस में जो भी फासला हो, मतभेद हो, लेकिन तिब्बत और हिमालय के सवाल पर समाजवादियों की सबसे स्पष्ट राय है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और तिब्बत की आजादी को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। आज इस समय तिब्बत के मित्रों में तमाम प्रवृत्तियों के लोग हैं। एक सीपीएम को छोड़ करके बाकी दलों के कम्युनिस्ट भी अब साथ हैं, लेकिन सबसे प्रखर, सबसे बिना शर्त और सबसे गहरा आकर्षण और संबंध और समर्थन समाजवादियों का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बातचीत करने के लिए। और हमें लगता है कि हम सब लोगों की थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि तिब्बत के इशू को हरदम उठाते रहा जाए, क्योंकि देश के आमजन को भी ये समझ आना चाहिए कि तिब्बत अगर खुशहाल और इंडिपेंडेंट रहेगा तो भारत की सुरक्षा उतनी ही सुदृढ़ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, बहुत धन्यवाद।